गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश शर्मा साइंस क्लास 10th में एक बार पुनः स्वागत। प्रिय बच्चों, आपका यह चैनल आपको पूर्णतया निःशुल्क अपने सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो उपलब्ध करवा रहा है। उम्मीद है आप पूरी तरह से इसका लाभ उठा रहे होंगे। आपकी जो समस्याएं हैं वो कमेंट्स के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो आप सभी हमसे जुड़ जाएं, अपने नोटबुक उठा लें, पेन उठा लें, पुस्तक उठा लें और हमसे जुड़ें। पिछले टर्न पर आपको हम तत्वों का वर्गीकरण बता रहे थे। इसमें बताया कि प्रारंभ में तत्वों की संख्या कम ज्ञात थी, इसलिए वर्गीकरण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी। परंतु जैसे जैसे तत्वों की जानकारी बढ़ती गई, नए नए तत्व हमारी जानकारी में आते गए, वैसे वैसे उनको व्यवस्थित करके समझने की आवश्यकता अनुभव हुई, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता अनुभव हुई। वर्गीकरण अनेक विद्वानों, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, जिनमें से प्रमुख जो नाम उल्लेखनीय हैं उनमें हमने एक बताया आपको, डोबेराइनर। तो डोबेराइनर के समय लगभग 31 तत्वों की जानकारी थी। डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले 3 तत्वों का एक समूह बनाया, जिसको डोबेराइनर त्रिक कहते हैं। उन्होंने बताया कि त्रिक समूह के तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में रखें तो पहले और तीसरे के परमाणु भार का औसत बीच वाले परमाणु के परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे एक त्रिक उन्होंने दिया LiNa, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का परमाणु भार 7 और पोटेशियम का 39 होता है। इनका एवरेज निकालें तो 23 आता है, जो बीच में स्थित सोडियम के परमाणु का परमाणु भार है। परंतु इस सिद्धांत की या इस नियम की कमी रही कि ये केवल 3 ही त्रिक खोज पाए। ये त्रिक जो है 3 जो इन्होंने खोजे, हमने आपको ट्रिक के द्वारा भी बताए थे। तो एक तो ये था LiNa के, लीला नाच के। फिर एक दूसरा ट्रिक बताया था ClBrI, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए बताया था कल बाहर आई, लीला नाच के कल बाहर आई। और फिर बताया था CaSrBa, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। इसके लिए ट्रिक बताई थी कैसे बताएं, जिसमें कई का मतलब कैल्शियम था और से का मतलब Sr यानी स्ट्रांसियम था, और बताए में बे का मतलब बेरियम था। तो ये डोबेराइनर का त्रिक नियम हुआ। इसकी कमी ये रही कि ये केवल 3 ही त्रिक खोज पाए, यानी उस समय ज्ञात तत्वों का भी वर्गीकरण नहीं कर पाए, इसलिए असफल हो गया। इसके बाद तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स के समय 56 तत्वों की जानकारी थी। हालांकि आपके बुक्स में 63 तत्व बताए हैं,
लेकिन न्यूलैंड्स के समय 56 यानी 56 तत्वों की जानकारी थी, 63 तत्वों की जानकारी मेंडलीफ के समय हुई थी। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने नियम की, जिसको न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं, इसकी तुलना संगीत के सुरों से की। इन्होंने बताया कि जैसे संगीत का 8वां सुर पहले सुर के समान होता है, जैसे पहला है सा रे गा मा पा धा नी, और फिर जो 8वां है वो वापस सा आ जाता है, पहले के जैसा हो जाता है। तो जैसे संगीत का 8वां स्वर पहले से मेल खाता है, ठीक उसी प्रकार तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में रखें तो 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं। यही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। इस नियम के अनुसार न्यूलैंड्स ने तत्वों को वर्गीकृत किया, परंतु इसकी भी कमी रही कि ये केवल हल्के तत्वों यानी कैल्शियम तक लागू हो पाया। कैल्शियम के बाद जो तत्व इन्होंने रखे, उन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया कि 8वां तत्व का गुणधर्म पहले से मैच खाता है, अतः ये असफल हो गया। तो इसके बाद अब आज हम पढ़ेंगे मेंडलीफ का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए मेंडलीफ ने एक सारणी बनाई, जिसको मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी इसके बाद मोजले ने भी बनाई, परंतु सबसे पहले मेंडलीफ ने बनाई, इसलिए आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को ही कहा जाता है, मेंडलीफ को ही माना जाता है। तो देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसकी उपलब्धियां और इसकी कमियां, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान है। आप जुड़ जाएं और हमें ध्यान से सुने। तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए एक आवर्त सारणी बनाई। इनके समय 63 तत्वों की जानकारी थी। न्यूलैंड्स के समय 56 तत्वों की जानकारी थी, इनके समय 63 तत्वों की जानकारी थी। इन्होंने तत्वों को सारणी में व्यवस्थित करने के लिए एक आवर्त नियम दिया, जिसको मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म यानी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्मों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यही मेंडलीफ का आवर्त नियम है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को परमाणु भारों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अरेंज करें, तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्मों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। मेंडलीफ ने अपनी जो सारणी बनाई उसमें क्षैतिज यानी आड़ी और ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी पंक्तियां बनाई। जो क्षैतिज पंक्तियां बनाई इनको आवर्त कहा, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया, आवर्त कहा। इनकी संख्या 6 थी, आवर्तों की संख्या 6 थी। और जो ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी पंक्तियां खींची उनको वर्ग या समूह कहते हैं, और इनकी संख्या 8 थी। बाद में एक और वर्ग जोड़ा गया जिसे शून्य वर्ग या नवा वर्ग कहते हैं। तो शून्य वर्ग सहित वर्गों की संख्या इसमें 9 थी, बाकी मूल जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें इनकी संख्या 8 थी। ये जो समूह है 8, इनको 2 उप वर्गों में बांटा है, उप समूहों में बांटा है, ए व बी। यहां तक आप सभी नोट कर लें। सभी
नोटबुक में नोट कर लें। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए इन्होंने यानी मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई। इनके समय यानी मेंडलीव के समय 63 तत्वों की जानकारी थी। इन 63 तत्वों को सारणी में व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने एक नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। नियम क्या है ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, नोट कर लें आप सभी। मेंडलीव का आवर्त नियम, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यानी इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है दूसरे शब्दों में, तो तत्वों को उनके परमाणु भारों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें रखें तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्मों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। मेंडलीव ने अपनी सारणी में क्षैतिज यानी आड़ी और ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी पंक्तियां बनाई। जो क्षैतिज पंक्तियां बनाई थी उनको आवर्त कहा। नोट करें, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा और आवर्तों की संख्या मेंडलीव की सारणी में 6 थी। ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जो थी वो उनको समूह कहा गया, वर्ग कहा गया और इनकी मूल संख्या 8 थी। बाद में एक वर्ग अलग से जोड़ा गया जिसको शून्य वर्ग या नवा वर्ग कहा गया। जो वर्ग थे वो 2 उपवर्गों या 2 समूहों उप समूहों में बांटे गए थे, ए और बी में। यहां तक सभी नोट कर रहे हैं। नोट करते जाएं आप। इसके बाद ये उपलब्धियां हैं इनकी। एक उपलब्धि इसमें लिख रखी है कि मेंडलीव ने प्रयास किया कि समान गुणधर्मों वाले तत्व एक ही समूह में आवे, एक ही वर्ग में आवे। इसके लिए इनको परमाणु भार का जो इन्होंने आरोही क्रम का नियम दिया था वो नियम भी यदि तोड़ना पड़ा तो इन्होंने तोड़ दिया। जैसे टेल्यूरियम का परमाणु भार 127.6 है और आयोडीन का परमाणु भार 126.9 है, तो इनके नियमानुसार आयोडीन पहले आना चाहिए था, टेल्यूरियम बाद में आना चाहिए था, परंतु समान गुणधर्मों वाले तत्व एक वर्ग में आवे इसलिए इन्होंने टेल्यूरियम को पहले रखा और आयोडीन को बाद में रखा। ये इनके लिए
बहुत ही उपयोगी साबित हुआ, ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। अगर ये ऐसा नहीं करते तो इनकी ये जो सारणी थी जिसमें 63 से भी ज्यादा तत्वों का वर्गीकरण कर दिया था इन्होंने, ज्ञात 63 तत्व थे परंतु 63 से भी ज्यादा तत्वों का वर्गीकरण कर दिया था, क्योंकि कुछ के लिए इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था। तो उन सहित 63 से भी ज्यादा तत्वों का वर्गीकरण करने में ये सफल रहे, तो उनकी प्रमुख उपलब्धि में ये माना जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण भी है, जैसे एल्यूमिनियम जिसका परमाणु भार 29.98 होता है, लगभग 30 होता है, और सिलिकॉन जिसका परमाणु भार 28.09 लगभग 28 होता है, से पहले रखा, एल्यूमिनियम को पहले रखा, जबकि परमाणु भार इसका ज्यादा है। तो ऐसे रखने से इस तरीके से रखने का मूल कारण था कि तत्वों की आवर्तता बनी रहे, अर्थात एक वर्ग में समान गुणधर्मों वाले तत्व आवे। तो इसको नोट कर लें सभी।
साथ के साथ नोट करते चले। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कई जगह जहां परमाणु भार में ज्यादा अंतर पाया गया था रिक्त स्थान छोड़ दिए। इन्होंने कल्पना की कि कुछ अज्ञात तत्व हैं जो ज्ञात होने पर रिक्त स्थान में लिख दिए जाएंगे। बोरान के नीचे रिक्त स्थान छोड़ा, वहां एका बोरान लिखा जो बाद में खोजे गए तत्व स्कैंडियम को रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। इसी प्रकार एल्यूमिनियम के नीचे रिक्त स्थान में एका एल्यूमिनियम लिखा। जो बाद में खोजे गए तत्व गैलियम Ga को रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। इसी प्रकार सिलिकॉन के नीचे रिक्त स्थान में एका सिलिकॉन रखा जो बाद में खोजे गए तत्व जर्मेनियम Ge को रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। तो मेंडलीव के समय 63 तत्वों की जानकारी थी, परंतु इन्होंने तो भविष्य की सोच करके 63 से भी ज्यादा तत्वों को अपनी सारणी में स्थान दिया। ये जब तत्वों को जमा रहे थे, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि कहीं कहीं परमाणु भारों के बीच में अधिक अंतर मिला। इन्होंने सोचा कि इस अधिक अंतर का कारण यह हो सकता है कि यहां पर बीच में कोई और तत्व हो जिसका परमाणु भार इन दोनों के बीच का हो। तो उन्होंने ऐसी कल्पना की कि हो सकता है वो तत्व वर्तमान में ज्ञात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ज्ञात हो जाए, और ये सोच करके उन्होंने उसके लिए जगह छोड़ दी, खालिस्तान छोड़ दिया। खालिस्तान छोड़ा तो जिस वर्ग के नीचे खालिस्तान छोड़ा उसके ऊपर वाले तत्व के नाम में एका लगा करके जगह खाली छोड़ दी उन्होंने। जैसे उन्होंने बोरान के नीचे जगह खाली छोड़ी इस तरीके से, या एल्यूमिनियम के नीचे जगह खाली छोड़ी इस तरीके से, या सिलिकॉन के नीचे जगह खाली छोड़ी इस तरीके से वर्ग में।
ये वर्ग है, तो वर्ग में जब इन्होंने जगह खाली छोड़ी बोरान के नीचे, तो यहां लिख दिया ए का बोरान। एल्यूमिनियम के नीचे खाली जगह छोड़ी तो यहां लिख दिया ए का एल्यूमिनियम, यानी जो नाम था उसी के आगे इन्होंने क्या लगा दिया, ए का। सिलिकॉन के नीचे यहां लिख दिया ए का सिलिकॉन। तो इन्होंने कल्पना की कि ये ए का बोरान, इसकी जगह कोई ऐसा तत्व आएगा जो गुणधर्मों में बोरान के समान होगा। ऐसे इन्होंने सोचा कि एल्यूमिनियम के नीचे कोई ऐसा तत्व आएगा जो गुणधर्मों में एल्यूमिनियम के समान होगा, क्योंकि एक ही वर्ग में जो तत्व आ रहे हैं उनके गुणधर्म समान होते हैं। ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे जो जगह खाली छोड़ी उसमें इन्होंने सोचा कोई ऐसा तत्व आएगा जो गुणधर्मों में सिलिकॉन के समान होगा। और यह बात इनकी, यह अनुमान इनका सही साबित हुआ जब खोज हुई स्कैंडियम और गैलियम और जर्मेनियम, इन तत्वों की खोज हुई। तो ये जो बोरान है इसके गुणधर्म स्कैंडियम से मिलते जुलते पाए गए, इसलिए ए का बोरान की जगह बाद में रख दिया गया स्कैंडियम Sc। ऐसे ही एल्यूमिनियम के गुणधर्म गैलियम के जैसे पाए गए, तो ये ए का एल्यूमिनियम की जगह बाद में रख दिया गया गैलियम। ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे ये जर्मेनियम रखा, ए का सिलिकॉन की जगह Ge जर्मेनियम। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि इन्होंने जो रिक्त स्थान छोड़े वो बाद में खोजे गए तत्वों को रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुए, उपयोगी साबित हुए। इनको याद करने के लिए अपन एक ट्रिक भी दे सकते हैं। ट्रिक, बीएससी में एग सीज करो। बीएससी में एग सीज करो, इसका मतलब है बी का मतलब बोरान और एससी का मतलब स्कैंडियम। यानी बोरान के नीचे जो खाली स्थान छोड़ा गया उसमें लिख दिया गया स्कैंडियम। यानी बोरान के नीचे जो जगह छोड़ी उसका नाम क्या था, एका बोरान। उन्होंने एका बोरान लिखा, बाद में वो स्कैंडियम को रखने के लिए उपयोगी साबित हुआ क्योंकि स्कैंडियम के गुणधर्म बोरान से मिले। तो बीएससी का मतलब है बोरान और बोरान के नीचे स्कैंडियम। फिर है आपका एग, इसका मतलब है ए का मतलब एल्यूमिनियम, ए का मतलब एल्यूमिनियम से है और गे का मतलब जर्मेनियम से है। यानी एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम रखा गया। जो उन्होंने ए का एल्यूमिनियम लिखा था उसकी जगह ये गे का मतलब गैलियम रखा गया। और सीज, सीज का मतलब है, सी का मतलब सिलिकॉन, और सिलिकॉन के नीचे जो इन्होंने ए का सिलिकॉन लिखा था उसकी जगह ये जे यानी जर्मेनियम रखा गया। तो ये ट्रिक है बीएससी में एग सीज करो। बीएससी का मतलब बोरान के नीचे स्कैंडियम, एग का मतलब एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम और सीज का मतलब सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम। नोट कर सकते हैं ट्रिक, बीएससी में एग सीज करो। बी का मतलब बोरान, बोरान के नीचे एससी यानी स्कैंडियम। एग में ए का मतलब एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के नीचे गे का मतलब गैलियम।
सीज में सी का मतलब सिलिकॉन एसआई और एसआई के नीचे जो है जे का मतलब जर्मेनियम। नोट कर ले सभी। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कई जगह रिक्त स्थान छोड़े, कई जगह छोड़े। कहां छोड़े? जहां इनको परमाणु भार में ज्यादा अंतर मिला, तो इन्होंने सोचा कि यहां पर कोई अन्य तत्व आ सकता है, कोई अन्य एटम आ सकता है जो वर्तमान में अज्ञात है परंतु बाद में ज्ञात हो सकता है। तो उसके लिए इन्होंने अनुमान लगा करके पहले से ही रिक्त स्थान छोड़ दिया और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि साबित हुई, क्योंकि बाद में ऐसे तत्व मिल गए। जो रिक्त स्थान इन्होंने छोड़े तत्वों के लिए, उनके नाम इन्होंने ऊपर वाले तत्वों के नाम में ए का जोड़ करके बताया। जैसे बोरान के नीचे ए का बोरान, जो बाद में स्कैंडियम को रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। एग में एल्यूमिनियम के नीचे यानी ए का एल्यूमिनियम, जो बाद में गे यानी गैलियम को रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। और सीज, सी का मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे ए का सिलिकॉन लिखा, जो जे का मतलब जर्मेनियम को रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही मेंडलीफ की। इन उपलब्धियों की वजह से मेंडलीफ ने उस समय ज्ञात तत्वों से भी अधिक तत्वों का वर्गीकरण कर दिया। नंबर 3, तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते समय इन्होंने तत्वों की सक्रियता यानी क्रियाशीलता का भी अध्ययन किया और अनुमान लगाया कि आठवें वर्ग के बाद ऐसे तत्व आने चाहिए जो अक्रियाशील हों। बाद में जो अक्रियाशील हों, इन्होंने पहले ही सारणी में एक अलग से जीरो ग्रुप जोड़ दिया, जो नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस
नोट करें, तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते समय इन्होंने यानी मेंडलीफ ने तत्वों की सक्रियता यानी उनकी क्रियाशीलता का भी अध्ययन किया और अनुमान लगाया कि 8वें वर्ग के बाद ऐसे तत्व आने चाहिए जो अक्रियाशील हों, अर्थात क्रिया नहीं करते हों। ऐसा अनुमान लगा करके इन्होंने पहले ही सारणी में एक अलग से जीरो ग्रुप जोड़ दिया। हालांकि उसमें इन्होंने कोई तत्व नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ऐसे तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे, परंतु बाद में नोबेल गैस ज्ञात हुई। तो ये जो नोबेल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, ये अक्रिय होती हैं, क्रियाशील नहीं होती। इनको रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ ये वर्ग। तो इन्होंने पहले ही सारणी में एक अलग से जीरो ग्रुप जोड़ दिया जो नोबेल गैस यानी उत्कृष्ट गैस को रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। नोट कर लें, रखने के लिए, उत्कृष्ट गैसों को रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके बाद कमियां। नंबर 1, हाइड्रोजन को उपयुक्त स्थान नहीं दे सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं पहले वर्ग व हेलोजन सातवें वर्ग दोनों के समान होते हैं। मेंडलीफ की एक प्रमुख कमी रही इनकी सारणी की कि ये हाइड्रोजन को उपयुक्त स्थान नहीं दे सके। और इसका कारण क्या था कि हाइड्रोजन के कुछ गुणधर्म तो पहले वर्ग के तत्वों से मैच खाते हैं, जिसमें आपने क्षार धातुएं रख रखी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो उनके समान होते हैं। और कुछ गुणधर्म इनके जो हैं हेलोजन के समान भी पाए जाते हैं, जो सातवें वर्ग में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो पहले वर्ग में रखें या सातवें वर्ग में रखें, ये स्पष्ट नहीं कर सके, ये इनकी कमी रही। कमी नंबर 2, दूसरी कमी, समस्थानिकों को स्थान नहीं दे सके। भाई, इनका तत्वों को वर्गीकृत करने का जो आधार था वो था परमाणु भार, कि परमाणु भार के आरोही क्रम में रखना है। तो समस्थानिक में
परमाणु क्रमांक तो समान होता है तत्व का, परंतु परमाणु भार अलग होता है। जैसे 8O16 भी है और 8O17 भी है, तो 16 और 17 अलग अलग परमाणु भार हैं, तो पहले ये वाला O आना चाहिए, फिर ये वाला O आना चाहिए। इसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन है तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, तो पहले ये वाला आना चाहिए जिसका परमाणु भार 1 है, फिर ये वाला आना चाहिए जिसका परमाणु भार 2 है, फिर ये वाला आना चाहिए जिसका परमाणु भार 3 है। यानी कि एक ही तत्व को 3-3 जगह रखने की समस्या पैदा हो गई, समस्या खड़ी हो गई, तो ये समस्थानिकों को स्थान नहीं दे सके, ये इनकी मुख्य कमी रही। कुछ भिन्न गुणधर्म वाले तत्व वर्ग में आ गए। इन्होंने खूब ध्यान रखा कि एक ही वर्ग में जो तत्व आते हैं वो सब समान गुणधर्मों वाले होने चाहिए, परंतु इसके बावजूद भी कुछ वर्ग ऐसे पाए गए जिनमें भिन्न गुणधर्म वाला तत्व रखा गया। परमाणु भार का क्रम तोड़ा गया। कई स्थानों पर परमाणु भार का क्रम तोड़ा गया, यानी भारी तत्वों को पहले रखा गया और हल्के तत्वों को बाद में रखा गया, जबकि नियमानुसार पहले इनको हल्का रखना था और भारी बाद में रखना था। तो ये इनकी कुछ प्रमुख कमियां रही। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सीधा टॉपिक है, बहुत आसान है। आप हमारी बात को ध्यान से सुने, ध्यान से नोट करें और ध्यान से पढ़ें। आप कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं, जिससे हमें भी पता चलता रहे। समय समय पर आपको वीडियो मिलेगा और ये वीडियो मैं सिलेबस के अनुसार आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप से उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाएंगे, मेहनत करेंगे, अपने भविष्य को संवारेंगे, अपने कैरियर को संवारेंगे। धन्यवाद।